ये कहानी है झूठ की दुकान। दोस्तों, विजयनगर नाम का एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसकी मिसालें आसपास के राज्यों में दी जाती थी। उसी राज्य में चंदू सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन देखते ही देखते राज्य में सब्जी और फलों के दाम कम हो गए, जिसकी वजह से चंदू को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। अरे क्या बात है चंदू, तुम इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? तो और क्या करूं? राज्य में फल और सब्जियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि मुझ जैसे व्यापारी को कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। अरे थोड़ा सब्र रखो चंदू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे और कितना सब्र रखूं? मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चंदू चुप बैठने वालों में से नहीं था और वो झूठ बोलने में बहुत ही माहिर था। तो उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वैसे भी मेहनत करके मैं अब तक क्या ही कमा लिया। अब वक्त आ गया है अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का, पैसे कमाने का। क्यों ना मैं एक झूठ की दुकान खोलूं। वैसे भी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। अब मैं उन्हें सिखाऊंगा। उसके बाद चंदू ज्यादा कुछ न सोचते हुए अगले ही दिन अपनी झूठ की दुकान शुरू कर देता है। कई लोग उसकी दुकान को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। आइए आइए, झूठ की दुकान में आपका स्वागत है। क्या आप झूठ के चमत्कार देखना चाहते हैं? ऐसा झूठ जो आपके सारे बिगड़े काम बना दे, ऐसा झूठ जो कभी पकड़ा ना जाए, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज ही सीखें झूठ बोलने की कला और पाएं जीवन में सफलता। तभी चंदू की दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे चंदू जी, मुझे झूठ की बहुत जरूरत है। मुझे भी एक झूठ खरीदना था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ झूठ बेचने के लिए ही तो बैठा हूँ। आपको मुझे 500 रुपए देने होंगे। हाँ ठीक है, ये लीजिए 500 रुपए। बताइए आपको किस तरह का झूठ चाहिए? दरअसल मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मेरी पगार होने के बाद मैं उसे घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन मैंने कल रात को वो मेरी सारी पगार जुए में उड़ा दी। अब बताओ मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी पत्नी को ये बताना कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए हैं। नहीं, वो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। तुम अपने साथ किसी एक आदमी को ले जाना, जैसे वो तुम्हें ही घर छोड़ने आया हो, और अपना हाल कुछ इस तरह से बताना जिससे ये लगे कि उस चोर ने तुम्हें बहुत मारा है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चंदू। कुछ ही दिनों के बाद चंदू की दुकान पूरे राज्य में मशहूर हो जाती है और दिन भर उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी होती है, जिस वजह से बहुत कम समय में चंदू बहुत अमीर बन जाता है। नमस्कार दुकानदार जी, आपकी दुकान का नाम तो हर तरफ छाया हुआ है। आपकी मेहरबानी से मेरा व्यापार तो आसमान छू रहा है। किस्मत नहीं, सोच बदली है भाई साहब। जब सोच सही हो तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे याद है, आपने मुझसे पिछली बारी कर्जदारों से बचने का तरीका पूछा था। क्या वो अब भी आपको परेशान करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी दी हुई तरकीब से मैंने ऐसा नाटक रचा कि सबने मुझे दिवालिया मान लिया और मेरे पीछे पड़ना ही छोड़ दिया। अब मैं और भी बड़ा खेल खेलना चाहता हूँ। मेरी नजर पड़ोसी राज्य के कुछ व्यापारिक सौदों पर है। मुझे ऐसा झूठ सिखाइए जिससे मैं उन सौदों को अपने नाम कर लूं, भले ही मेरे पास उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन ना हो। ये तो बड़ा रोचक मामला है। ये सिर्फ व्यापारिक दाव पेच नहीं, ये तो साम्राज्यवादी चाल है। इसके लिए आपको 5000 रुपए देने होंगे, क्योंकि ये कोई मामूली झूठ नहीं, ये तो सपनों का सौदा है, जिसमें आप दूसरे व्यापारियों को मीठे जाल में फांसेंगे और आप माला माल हो जाएंगे। हाँ, 5000? ये तो बहुत ज्यादा है।
जनाब, ये झूठ की कीमत है, धोखे की नहीं। धोखे में पकड़े जाने का डर रहता है, मेरे झूठ में नहीं। सोचिए, जब एक बार आप पड़ोसी राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे तो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताइए क्या करना होगा। मुझे जल्द से जल्द वो सौदा चाहिए। बस इतना काफी है, अब जाकर देखिए कमाल। लेकिन याद रहे, इस झूठ को इस तरह से दोहराना कि खुद आपके परिवार वाले भी इसे सच मानने लगे। हाँ। गोपाल चंदू की सलाह मानकर पड़ोसी व्यापारियों को अपनी झूठी संपत्ति और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें इतनी सच्ची लगती है कि बड़े व्यापारी उसके झांसे में आ जाते हैं और वो कई सौदे पा लेता है। भले ही उसके पास पैसे कम हो, गोपाल का व्यापार बहुत चल पड़ता है और वो विजयनगर का सबसे अमीर व्यापारी बन जाता है। चंदू की दुकान की ख्याति दूर दूर तक फैलती है और ये बात महाराज सत्यपाल तक भी पहुंचती है। चंदू जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरे पति गोपाल तो आपकी वजह से आसमान छू रहे हैं, लेकिन मेरा छोटा रघु भाई वो सच्चाई की बात करता है और मेरी समृद्धि को नकारता है। वो हमेशा कहता है कि ये सब गलत तरीकों से कमाया गया है। पारिवारिक समस्या, ये तो सबसे आसान है। आप क्या चाहती हैं कि आपका भाई आपकी जिंदगी में धकल देना बंद कर देना, या वो भी आपकी तरह अमीर बनने के रास्ते में चल पड़े? क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो मेरा सम्मान करे और ये समझे कि जीवन में पैसा कितना जरूरी है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे वो सच्चाई के अपने आदर्शों को छोड़ दे और व्यवहारिक बन जाए। इसके लिए आपको मुझे 2500 रुपए देने होंगे, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा मामला है। क्योंकि इसमें आदर्शों को बदलना है जो पत्थरों से भी मजबूत होते हैं। 2500? ये तो बहुत ज्यादा है। जनाब, आदर्शों को तोड़ने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा झूठ सिखाऊंगा जिससे आपका भाई आपके सामने कभी सिर नहीं उठाएगा और सच्चाई के अपने सिद्धांत त्याग देगा। चंदू किशोरी को सिखाता है कि वो रघु को गोपाल की दौलत की कहानी सुनाए, जिसमें गोपाल ने दान और अच्छे कर्मों से पैसा कमाया हो। किशोरी रघु को बताती है कि गोपाल गुप्त रूप से बहुत दान करता है। रघु, जो बहुत आदर्शवादी है, इस बात पर भरोसा कर लेता है और सोचता है कि उसका जीजा बहुत अच्छा इंसान है। इससे उसका ये भ्रम टूट जाता है कि सारे अमीर लोग बुरे होते हैं। क्या मेरा जीजा सचमुच इतना महान है? क्या मैंने उसे गलत समझा? शायद पैसा हमेशा बुरा नहीं होता, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद विक्रम सिंह नाम का एक समाज सेवक चंदू की दुकान पर आता है। नमस्ते चंदू जी, मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। आपने मुझे सेठ धनराज से पाठशाला बनवाने में मदद की थी, लेकिन अब उस पाठशाला में बच्चों के लिए किताबें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बोलिए, क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? समाज सेवक जी, ये तो नेक काम है, लेकिन नेक काम में भी पैसे लगते हैं। मुझे ऐसा झूठ सिखाओ जिससे सेठ धनराज फिर से दान करे और पाठशाला में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए। ये थोड़ा आसान है। एक बार लालच पकड़ ले तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको 1500 रुपए लगेंगे। ये झूठ उसके लालच को ही उसके विरुद्ध फिर से इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मैं 1500 देने के लिए तैयार हूँ। आप सेठ धनराज से ये कहना कि आपने राजा से बात कर ली है और वो पाठशाला को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा धन देने वाले हैं। अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसी और सेठ से मांग लूंगा। ये तो कमाल का आइडिया है। मेरे पास तो महाराज की मोहर लगाए कागज भी है, जो कि सेठ को बेवकूफ बनाने के काम आएगा। अरे, आपको दूसरे सेठ से पैसे मांगने की क्या जरूरत है? मैं आपको पैसे देता हूं, लेकिन याद रहे कि जब राजा पाठशाला के लिए धन देंगे, उसका आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए।
आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो आपको ही मिल जाएगा। ऐसे ही चंदू की दुकान की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। इसी बीच दीपक नाम का एक सीधा साधा किसान जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। उस पर जमींदार शंकर दास का बहुत बड़ा कर्ज था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। जमींदार शंकर एक क्रूर और लालची इंसान था जो गरीबों को सताता था। एक दिन दीपक चंदू की दुकान पर आता है। चंदू जी, मेरी मदद कीजिए। जमींदार शंकर मेरी सारी जमीन हड़पना चाहता है। मैंने उनसे जो कर्ज लिया था वो चुका नहीं पा रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए वरना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। शंकर दास, वो तो एक पुराना दुश्मन है। तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन कीमत चुकानी है। कीमत चुकाने की हिम्मत है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी जमीन नहीं खो सकता। ठीक है, ये मेरा नेक काम समझो। मैं तुम्हें एक ऐसा झूठ सिखाऊंगा जिसे शंकर दास खुद तुम्हें कर्ज से मुक्त कर देगा और तुम्हारी जमीन भी वापस कर देगा, देखना। लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, एक नकली ब्राह्मण को शंकर दास के घर के पास भेजो और उसको एक नकली भविष्यवाणी करने को कहो। सेठ, तुम बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हो क्योंकि तुम आजकल बहुत पाप करने लगे हो। तुमने जो लोगों की भी जमीन छीनी है उन्हें वापस कर दो। लेकिन क्या वो मानेगा? मैं ऐसे ही किसी को झूठ नहीं बताता हूँ। शंकर दास एक बहुत अंधविश्वासी आदमी है, वो तुरंत विश्वास कर लेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम आसान कर दिया। दीपक ने इस योजना पर काम किया जिस वजह से उसको अपनी जमीन वापस मिल गई और दीपक खुशी खुशी अपनी जमीन पर खेती करने लगा, जिस वजह से चंदू की धांधली अब और भी बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। चंदू के झूठ की दुकान ने राज्य में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। महाराज सत्यपाल को अब चिंता होने लगी थी कि कहीं ये झूठ का कारोबार उनके राज्य की नींव ही न हिला दे। लोग अपनी हर समस्या का हल झूठ में ढूंढने लगे थे और सच्चाई का महत्व घटने लगा था। सेनापति वीरेंद्र, मुझे विजयनगर में फैल रहे इस झूठ के कारोबार पर गहरा संदेह है। चंदू नाम का ये दुकानदार लोगों को भ्रमित कर रहा है। वो मेरे राज्य में झूठ को बढ़ावा दे रहा है और ये मेरे राज्य की ईमानदारी के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझे तो अब नींद भी नहीं आती है ये सोचकर कि क्या मेरे राज्य में सच्चाई खो तो नहीं गई है। जी महाराज, चंदू की दुकान अब शहर के सबसे मशहूर दुकानों में आती है। लोग छोटे बड़े हर काम के लिए उससे सलाह लेने जाते हैं। यहाँ तक कि कई व्यापारी भी उसके बताए झूठ से अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोगों की परेशानियां हल भी हुई हैं, जैसे दीपक किसान की। ये तो चिंताजनक है। झूठ कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता, अंततः ये विनाश की ओर ही लेकर जाता है। उसे तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। इस बार उसे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं स्वयं उससे बात करना चाहूंगा। सेनापति चंदू को दरबार में ले आता है। चंदू अब और भी आत्मविश्वास से भरा दिखता है, मानो उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसने कई लोगों की समस्याओं का हल किया है। तो तुम हो वो चंदू जो मेरे राज्य में झूठ का व्यापार फैला रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी इमारत नहीं टिकती? तुमने मेरे सीधे साधे नागरिकों को गलत रास्ते पर धकेल दिया है। महाराज, झूठ पाप नहीं, ये एक कला है, एक हथियार है। मैं लोगों को वो हथियार देता हूँ जिससे वो अपनी समस्याओं से लड़ सके। मेरे झूठ से तो लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, बिगड़े काम बने हैं। और देखिए, गोपाल सेठ कितना अमीर हो गया है। विक्रम सिंह जी ने कैसे एक सेठ से दान करवाया और दीपक किसान ने कैसे अपनी जमीन बचाई। क्या ये सब गलत है? तुम अपनी बातों से मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो। तुमने केवल समस्याओं को ढका है
उनका समाधान नहीं किया। अगर तुम इतने ही माहिर हो तो मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अन्यथा तुम्हें इस बार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज, मुझे शर्त मंजूर है, फरमाइए मुझे क्या करना होगा। मेरे राज्य में एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित सोने की मूर्ति है जो मेरे पूर्वजों की धरोहर थी। वो कुछ साल पहले गायब हो गई। कई लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अगर तुम अपने झूठ से उस मूर्ति का पता लगा सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरे सामने ही अपना झूठ गढ़ना होगा, और ये झूठ ऐसा होना चाहिए जिसे तुम खुद सच साबित कर सको। महाराज, ये तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे कुछ पल के लिए शांत रहने दे, मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। चंदू महाराज की चुनौती स्वीकार कर लेता है। वो दरबार में चारों ओर देखता है। उसके दिमाग में सैकड़ों विचार घूमते हैं। उसे एक ऐसा झूठ करना था जो इतना बड़ा और इतना जटिल हो कि कोई उसे पकड़ ना सके, और उसे सच साबित भी करना था। महाराज, मुझे मूर्ति का पता चल गया है। मूर्ति इस राज्य के सबसे पुराने, सबसे ईमानदार व्यक्ति के घर में छिपी है। वो व्यक्ति इतना सच्चा है कि उसके घर में झूठ प्रवेश कर ही नहीं सकता। मूर्ति उस व्यक्ति के पलंग के नीचे एक छोटे से बक्से में रखी है, जिसके ऊपर एक पुरानी लाल रेशमी चादर बिछी है। ये सुनकर दरबार में अजीब सी हलचल होती है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता है, ये सोचने के लिए कि सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है। ये तो एक दिलचस्प झूठ है, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि वो व्यक्ति कौन है और वो मूर्ति उसके घर में ही क्यों होगी? महाराज, ये वही व्यक्ति है जो इस राज्य में सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उसके पास कोई लालच नहीं है। वो किसी भी तरह के छल या कपट से दूर रहता है। महाराज, ये तो एक और चाल है। ये चंदू हमें फिर से भ्रमित कर रहा है। ये बस अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। अरे नहीं सेनापति जी, ये कोई चाल नहीं, ये सच्चाई है। अगर आप में से कोई भी दावा करता है कि वो उस व्यक्ति को जानता है, तो उसे अभी उस व्यक्ति के घर जाना होगा और मूर्ति ढूंढनी चाहिए। लेकिन याद रहे, अगर आप झूठ का एक भी विचार अपने मन में लाए तो मूर्ति गायब हो जाएगी। कोई आगे नहीं आता। दरबार में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, और ना ही कोई इतने बड़े झूठ पर विश्वास कर पाता है। न्यायाधीश महोदय, आपकी क्या राय है? महाराज, मुझे लगता है कि ये मामला कुछ और है। चंदू, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम हमें मूर्ति का वास्तविक स्थान क्यों नहीं बताते? और तुम ये कैसे साबित करोगे कि जो व्यक्ति तुम बता रहे हो वो वास्तव में सबसे ईमानदार है? न्यायाधीश महोदया, मैंने वही कहा है जो सच है। मूर्ति पवित्र है और केवल पवित्र हाथों से ही छुई जा सकती है, और सबसे ईमानदार व्यक्ति ही उसे ढूंढ सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो चंदू। तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो ताकि कोई भी मूर्ति को छूने की हिम्मत ना करे और तुम्हारा झूठ पकड़ा ना जाए। ये एक और मनगढ़ंत कहानी है ना? मैंने किसी से सुना था, एक पुरानी कहानी है। तभी दरबार में गोपाल, विक्रम सिंह, किशोरी, दीपक और बूढ़ी अम्मा प्रवेश करते हैं। महाराज, ये चंदू झूठ बोल रहा है। इसने मुझे सिखाया कि कैसे दूसरों को धोखा दूं। मैंने इसके कहने पर अपने कर्जदारों को लूटा और अपने भाई रघु को भी गलत रास्ते पर धकेला। महाराज, इसने मुझे भी सिखाया कि कैसे अपने भाई रघु को झूठ बोलकर गुमराह करूं। मैं माफी मांगती हूँ। महाराज, इसने मुझे भी सेठ धनराज से दान करवाने के लिए झूठ बोलने को कहा था। इसने कहा था कि इससे समाज का भला होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने भी गलत किया। सेठ धनराज ने तो ये सोचकर दान किया कि उसे स्वर्ग में खजाना मिलेगा।
महाराज, चंदू ने मेरी मदद की थी, लेकिन उसने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। मैं अब अपनी गलती समझ गया हूं कि झूठ बोलने से समस्याएं टल तो जाती हैं, लेकिन खत्म नहीं होती हैं। महाराज, मूर्ति किसी के घर में नहीं छिपी है। मूर्ति तो राज्य के सबसे पुराने अंधकूप अंधेरे कुएं में गिरी थी, जिसे एक चोर ने चोरी करते समय गिरा दिया था। वो चोर उसे निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था। मैंने उसे खुद देखा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली और बूढ़ी हूँ ना। सभी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। न्यायाधीश धर्मपाल मुस्कुराते हैं। महाराज, ये है सच्चाई। चंदू, तुमने अपनी झूठ की दुकान से लोगों को गुमराह किया, जबकि सच्चाई हमेशा हमारे सामने ही थी। ये बूढ़ी अम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। सेनापति वीरेंद्र, तुरंत जाओ और उस अंधकूप से मूर्ति निकालो। सेनापति और सैनिक तुरंत अंधकूप में जाते हैं और कुछ ही देर में धूल मिट्टी से सनी हुई सोने की मूर्ति बाहर ले आते हैं। तो ये है सच्चाई। चंदू, तुमने अपनी झूठ की दुकान से लोगों को गुमराह किया है, जबकि सच्चाई हमेशा हमारे सामने ही थी। चंदू, तुमने मेरे राज्य में झूठ का जहर फैलाया है। तुमने लोगों को भ्रमित किया है, उनके भरोसों को तोड़ा और उन्हें गलत राह पर धकेला। तुमने समाज की नींव को हिलाने की कोशिश की है। इस अपराध के लिए तुम्हें कठोरतम दंड दिया जाएगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। चंदू, तुम्हारी झूठ की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास जितना भी धन है वो सब राज्य के गरीबों, अनाथालयों और पाठशालाओं में बांट दिया जाएगा, ताकि तुम्हारे झूठ से हुए नुकसान की भरपाई हो सके। तुम्हें अब राज्य की सबसे गहरी जेल में रहना होगा, जहां तुम अपने किए पर विचार कर सको। और तुम्हें प्रतिदिन एक नई कहानी गढ़नी होगी, लेकिन वो कहानी पूरी तरह से सच पर आधारित होगी, जिसमें एक भी झूठ का अंश नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। यही तुम्हारी सजा है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी कला का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने सोचा था कि झूठ आसान रास्ता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने लोगों की मदद करने का ढोंग किया है, लेकिन असल में उन्हें भ्रमित ही किया। चंदू को जेल में ले जाया जाता है। उसकी झूठ की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। गोपाल और विक्रम सिंह, जो चंदू के बहकावे में आ गए थे, महाराज से क्षमा याचना करते हैं। गोपाल, मीना, किशोरी, विक्रम सिंह, दीपक, तुमने गलती की, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी है। यही सच्ची ईमानदारी है। विक्रम सिंह, आपकी पाठशाला के लिए सभी बच्चों का बंदोबस्त हम करके देंगे। अब तुम सब मिलकर इस राज्य की भलाई के लिए काम करोगे। गोपाल अपनी गलतियों से सबक लेकर कर्ज चुकाता है और ईमानदारी से व्यापार करता है। विक्रम सिंह समाज के साथ लोगों को सत्य का महत्व सिखाता है। महाराज सत्यपाल और न्यायाधीश धर्मपाल के नेतृत्व में विजयनगर में ईमानदारी और सच्चाई का माहौल लौट जाता है, जिससे राज्य खुशहाल होता है। बूढ़ी अम्मा को सत्यवादिता के लिए सम्मानित किया जाता है और वे राज्य की प्रतीक बनती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।